अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया कि आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा चाइनीज़ टूर के लिए जनाब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ कैन यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, हाउ कैन यू गेट दिस टूर टू चाइना। तो जनाब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है जनाब HSK2 टेस्ट को पास करना। सही हो गया। और जब आप इस HSK2 टेस्ट को पास कर लेंगे तो आप नॉमिनेट हो जाते हैं। और जारी बात है जब नॉमिनेशन आ जाती हैं तो उसमें जो होते हैं बेस्ट लोग उनको फिर चूज कर लिया जाता है। अगर जनाब नॉमिनेशन की बात की जाए तो नॉमिनेशन मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि नॉमिनेशन जो होती हैं वो रीजन के लिहाज से होती हैं। वो रीजन जो है वो आपके कुछ शहर भी हो सकते हैं, वो रीजन आपका प्रोविंस भी हो सकता है, वो रीजन जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं। लाइक अगर चाइना वाले कहते हैं कि जनाब हम इतनी सीट्स आपको देते हैं, अब इतने बच्चे हमारे पास जो है वो टूर के लिए लेके आए, वो टूर पे जनाब अगर 30 सीटें आई हैं और रीजन है जनाब ऑल ओवर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो 30 टॉपर बच्चे होंगे उस पूरे साल के, ये टूर जो है समर कैंप ये साल में एक दफ़ा आता है और उस पूरे साल की स्क्रूटनी होती है। जो 30 बच्चे टॉपर होंगे उन 30 बच्चों को जनाब वहाँ से पिक किया जाएगा, उनको जनाब मैसेज किया जाएगा और जनाब उनको ये ऑफर कर दिया जाएगा। और अगर उन 30 बच्चों में से कोई बच्चा जनाब विलिंग नहीं है कि मैं नहीं जा सकता, यहाँ जनाब जो खर्चा हमने खुद करना है वो जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, जनाब किसी लिहाज से वो उसको छोड़ देता है, तो जो बच्चा उससे कम नंबर वाला होगा फिर उसको अप्रोच किया जाएगा। लाइक अगर 30 में से जनाब टॉप 20 बच्चे जाते हैं और 10 कह देते हैं जनाब हम नहीं जा सकते, तो उन 10 के नीचे वाले जो 10 होंगे फिर उनको अप्रोच किया जाता है। लाइक इस तरह से जो है पूरा सिस्टम चलता है। टोटल जो 30 सीटें उनको फिर पूरा किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस टूर को जो है वो समर कैंप बोला जाता है क्योंकि जनाब एक तो ये गर्मी में होता है और दूसरी बात ये कि इस सिस्टम में जो है इस दौरानिए में पाकिस्तान में जो छुट्टियां चल रही होती हैं। सही हो गया। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से या कहां से आप HSK2 टेस्ट कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहली जो शर्त है ना इस टूर की वो ये है कि आप जो है चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हों। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो कि चाइना का अपना एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको तालीम दी जाती है चाइनीज़ लैंग्वेज की या डिफरेंट जो और भी कोर्सेज कराए जाते हैं, आपका वहाँ से पढ़ा होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी चाइनीज़ करवा रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे जितने मर्जी टॉपर है वो एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। इसके लिए सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आप कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हों, आपने जनाब वहाँ पर रेगुलर क्लासेज ली हों और जनाब वहाँ से जो है आपने पढ़ा और आपने उसको पास किया हुआ हो। उसके बाद जनाब ये बात क्लियर होगी कि आप कन्फ्यूशन इंस्टीट्यूट से ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे जनाब होता यह है कि 3 महीने का कोर्स होता है जिसमें HSK1 और HSK2 इंक्लूड होता है। 3 महीने में HSK1 और HSK2 को करवा दिया जाता है और उसके बाद जनाब आपको फिर ये कोर्स करने के बाद टेस्ट देना पड़ता है जो कि फरवरी के अलावा पूरे साल में हर महीने होता है। फरवरी में क्यों नहीं होता? क्योंकि फरवरी में जो है जनाब उनके अपने जो फेस्टिवल्स चल रहे होते हैं और चाइनीज जो वो बड़े डेडिकेटेड हैं अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, तो उस महीने में सिर्फ उनका टेस्ट नहीं होता, बाकी जो है वो पूरा साल उनके टेस्ट होते हैं। आप किसी भी महीने में उस टेस्ट को दे सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये भी है कि एक स्क्रूटनी जो होती है ना, ये स्क्रूटनी जनाब एक खास मंथ तक होती है जो कि मार्च तक होती है। सही है। तो आपके पास मार्च तक जो है आपका रिजल्ट कार्ड होना चाहिए HSK2 का, क्योंकि जनाब अगर आप मार्च में देते हैं अपना टेस्ट और जनाब अप्रैल में उसका रिजल्ट आएगा तब तक तो जनाब स्क्रूटनी हो चुकी होगी। ये बात याद रखें, आपको टेस्ट जो है वो पहले देना पड़ेगा ताकि आपके पास मार्च तक रिजल्ट आ सके। आप किसी भी पहले मंथ में जो है वो इसको टेस्ट दे सकते हैं और आप अपना जो है रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो रिजल्ट आता है जनाब वो पूरे महीने बाद आता है, यानी कि अगर आपने 16 दिसंबर को टेस्ट दिया तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 16 जनवरी को आएगा। यानी कि आपको ये माइंड में रखना है कि आपको जनाब अर्जेंट रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको 2 से 3 महीने का जो है वो गैप रखना पड़ेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फरवरी में आप कभी भी ना सोचेंगे आप टेस्ट दे सकते हैं क्योंकि टेस्ट होता ही नहीं है, तो आपको इसीलिए दिसंबर या जनवरी को चूज करना पड़ेगा। और उस टेस्ट की जो फीस है जनाब अभी तक वो 2500 रुपया है। और इस तरह से जनाब आप जो है वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे। और अगर मैं टेस्ट के मार्क्स की बात करूं तो बेसिकली ये टेस्ट होता है 200 मार्क्स का, ठीक हो गया, जिसमें 100 मार्क्स की जनाब लिसनिंग होती है और 100 मार्क्स की रीडिंग होती है। लिसनिंग इस तरह से होती है कि एक स्पीकर लाया जाता है और उसमें जनाब USB लगाई जाती है जिसमें जनाब कन्वर्सेशंस होती हैं चाइनीज लैंग्वेज में ही, और उन कन्वर्सेशंस को आपने सुनना होता है और उन कन्वर्सेशंस में जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो क्लूज होते हैं उन MCQs के रिलेटेड। क्योंकि जो टेस्ट है 200 नंबर का वो सारा का सारा MCQs बेस्ड ही होता है, तो आपको जो है कन्वर्सेशन को बड़े अच्छे तरीके से सुनना पड़ता है और जो भी क्लूज ने वहां पे दिया हुआ है आप MCQs को रीड करें और उस क्लू को वहां पे आप टिक कर लें। इस तरह से जो है वो आपकी लिसनिंग का सिस्टम चलता है जो कि पूरे 100 नंबर की है, यानी कि हाफ ऑफ द पेपर इज डिपेंडिंग अपॉन द लिसनिंग,
ठीक हो गया। उसके बाद जनाब जो 100 नंबर रीडिंग के हैं वो भी इसी तरह से होते हैं, एमसीक्यूज ही होते हैं। आपने जनाब लाइन को पढ़ना होता है और उसको समझने के बाद जनाब आपको फिर जो है वो उसको टिक करना होता है आंसर को। उसके अलावा जनाब जो पासिंग मार्क्स है ना 200 में से, वो है जनाब 120 नंबर। लाइक 120 नंबर लेने वाला बच्चा ही पास होगा। अगर आपके नंबर 120 से कम आते हैं जनाब तो आप फेल कंसिडर किए जाएंगे और आप जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। अगर आपके 120 नंबर भी आ गए हैं तो आप नॉमिनेट हो जाएंगे। सही हो गया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि टॉप बच्चे उठाए जाएंगे। सारी बात है 120 वाला जो है वो बड़ी मुश्किल ही है अगर उसका नाम आए, लेकिन वो कह सकते हैं ना कि आप नॉमिनेट हो जाते हैं। बाकी जितने मार्क्स ज़्यादा होते जाएंगे आपके सिलेक्शन का जो है वो चांस ज़्यादा होता जाएगा। जनाब इस सारे प्रोसेस के बाद आपकी जो है वो स्क्रूटिनी की जाएगी और जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनका जनाब एक ग्रुप बना दिया जाता है और ग्रुप में जो है वो सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट किया जाता है और आपको बताया जाता है जनाब अगले सारे प्रोसेसेस। सबसे पहले आ रहा था पासपोर्ट, कि आपने पासपोर्ट जनाब बनवा के रखें। सही है ना। अब अक्सर बच्चों को पता होता है जनाब कि हमने टूर पे जाना है, लेकिन वो वेट कर रहे होते हैं कि पहले हमें कंफर्मेशन मिले। तो भाईजान बात यह कि जैसे कंफर्मेशन मिलती है आपको फौरी जो अपना काम स्टार्ट करना पड़ता है और इतना टाइम नहीं होता कि आप पासपोर्ट जो उस टाइम पे अप्लाई करें, वो काम खराब हो जाता है और वो रह जाता है। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि जनाब जब आप HSK 1 में दाखिला ले लेते हैं, HSK 2 में दाखिला ले लेते हैं, तो आप जो उसी टाइम अपना जो है वो पासपोर्ट अप्लाई कर दें, ताकि जब तक आपका कोर्स चलेगा तब तक जो है वो आपका पासपोर्ट आ जाएगा, आपकी ये वाली टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर पासपोर्ट नहीं होगा तो काम शुरू ही नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ आपकी पासपोर्ट है। उसके बाद जनाब आपने डिग्रीज वेरीफाई करवानी होती हैं। ठीक हो गया। डिग्री के साथ साथ जनाब आपको क्या कुछ चाहिए होता है, सबसे पहले जनाब आपकी जो रिसेंट डिग्री होती है वो आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपका जो हेल्थ मेडिकल सर्टिफिकेट होता है आपको वो चाहिए। उसके अलावा जनाब आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन लेटर चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसका जनाब आपको इनविटेशन लेटर चाहिए। उसके अलावा जनाब फिर आपको बहुत से जो है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ता है। सबसे पहले जनाब आपको जाना पड़ता है अपने मुतलका बोर्ड में। लाइक अगर मेरा लाहौर बोर्ड है तो मैं लाहौर बोर्ड जाऊँगा और जनाब वहाँ से मैं अपनी डिग्रीज को वेरीफाई करवाने के लिए उनसे जनाब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी IBCC के लिए। IBCC बेसिकली जो है वो आपके डिग्रीज को वेरीफाई करता है, अप्रूव करता है कि डिग्री जनाब सही है या नहीं सही, जाली है या जनाब ओरिजिनल है। ठीक हो गया। आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और आपको महीने डेढ़ बाद की जनाब अपॉइंटमेंट मिलती है। ठीक है। और उसकी भी जो है वो पर डॉक्यूमेंट जो फीस है वो 3000 रुपया होती है। सही हो गया। उसके बाद जनाब जब आप IBCC से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेते हैं, अपनी डिग्रियाँ वेरीफाई करवा लेते हैं, उसके बाद जनाब आप अगले ही दिन मुफा चले जाएं। क्योंकि अगले दिन जाने का ये मकसद है कि आपका जो है वो टाइम नहीं किल होगा और मुफा के लिए कोई आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। लेकिन अगर आपको मुफा जाना है तो जनाब अगर मैं बात करूँ लाहौर वाले मुफा की, मुफा बेसिकली कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, तो उस इंस्टीट्यूशन के बाहर सुबह सुबह यानी कि अजानों से भी पहले जो वो 3-4 बजे लोग आके बैठना शुरू हो जाते हैं, ताकि जो उनकी बारी जल्दी आ जाए। क्योंकि जनाब बारी जो है वो नहीं आती, बहुत आवाम होती है और एक सर्टन टाइम के बाद जो है वहाँ पे आपको टिकट्स देना बंद कर देते हैं। तो बाकी जो बंदे रह जाते हैं जनाब उनको फिर अगले दिन का टाइम दे दिया जाता है। तो इसीलिए जनाब सुबह सुबह फिर आपको जाना पड़ता है मुफा में। सबसे पहले जनाब जाके आप लाइन में लगेंगे और जैसे आप अंदर एंटर होंगे जनाब, एंटर होते ही फिर आपको जो है वो टिकट्स दी जाएंगी और जो टिकट्स हैं वो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको उतनी टिकट्स लेनी पड़ेंगी और वो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगानी पड़ती हैं। सही हो गया। उसके बाद फिर आप जनाब सामने जो है वो एक हॉल बना हुआ, उस हॉल में आप चले जाते हैं और उस हॉल में जाके जनाब आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवाने पड़ते हैं और जमा करवाने के बाद जनाब आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि जनाब 2, 2:30, 3 बजे जो है वो डॉक्यूमेंट्स की वापसी होगी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लें। तो मुफा भी जो है बेसिकली वो उनको मजीद जो है वेरीफाई करता है IBCC के वेरीफाई करने के बाद भी। ठीक हो गया। और वो आपको एक बार कोड दे देता है। बेसिकली वो बार कोड जो है वो वहाँ पीछे लग रहा था आपकी डिग्री के और उस बार कोड को बेसिकली जब स्कैन करते हो तो आपका सारा जो है वो डिग्रियों का सारा सिस्टम जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स करवाए होते हैं वो सारा कुछ आपके सामने आ जाता है। पता चल जाता है कि जनाब ये बार कोड असली है, इसका मतलब ये डिग्री भी असली है। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपको अपना जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है वो वेरीफाई करवाना पड़ता है। और इस तरह से जनाब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद आपको जाना होता है जनाब गैरी ऑफिस। ठीक हो गया। गैरी ऑफिस बेसिकली वो इदारा है जो कि हमसे जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आगे चाइनीज़ एम्बेसी में भेज देगा। ठीक हो गया। पहले जो है वो गैरी ऑफिस वाला सिस्टम नहीं होता था, डायरेक्ट आवाम खुद जो है वो एम्बेसी जाती थी, अपना वीज़ा लगवाती थी और आ जाती थी। लेकिन अब जो है वो गैरी ऑफिस आ गए हैं तो जनाब हमें जो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ देने पड़ते हैं, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, देखते हैं जनाब जो चीज़ें चाहिए। अब उनमें क्या कुछ आ जाता है जनाब, उनमें जनाब आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपकी जनाब पिक्चर्स आ जाती हैं, आपका जनाब आ जाता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जनाब सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आपका जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। और उस इंटरव्यू में जनाब आपसे कुछ मुख्तलिफ जो है वो सवालात पूछे जाते हैं जो कि बेसिक होते हैं कि आप जनाब चाइना क्यों जा रहे हैं, आप किस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं,
उसके अलावा जनाब आपका जो टूर है वो फुली फंडेड है या पार्शली फंडेड है, मतलब इस तरह के जो है वो आपसे 8-10 सवाल के रहते हैं जो कि आपके पहले जो है वो उस पेज पे लिखे होते हैं। तो ये सारे आपने जवाब देने होते हैं, एक ईजी सा प्रोसेस होता है। और हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स आपने गैरी ऑफिस में जमा करवाने होते हैं उसमें आपका इन्विटेशन लेटर भी होता है और उसमें जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी का जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिन्होंने आपको बुलाया होता है वो उनका लेटर भी वहाँ पे होता है। और ये सारे प्रोसेस को जो है वो 10 से 12 दिन कहते हैं कि आपके लगेंगे। वो स्टैम्प भी लगती है आपके डॉक्यूमेंट्स पे कि आपको 10 से 12 दिन जो है वो लग जाएंगे। उनमें आपको वर्किंग डेज में कॉल आ जाएगी कि जनाब आके जो है अपना आप सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से कलेक्ट कर लें। और जनाब इसके अलावा अगर मैं वीज़े की फ़ीस की बात करूँ तो 13,300 रुपया आपको वहाँ पे भी पे करना पड़ता है जनाब वीज़ा लगवाने के लिए। और उसके अलावा जनाब जब आप फीस पे कर देते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है और वो जो रिसिप्ट होती है वो इस बात की सबूत होती है कि जनाब आपने फीस भी पे कर दी और आपके डॉक्यूमेंट्स जो गैरी ऑफिस वालों के पास हैं। और जब तक आप वो स्लिप आप जो वो फ़ी की रिसिप्ट है वो उनको नहीं दिखाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है आपको उसको संभाल के रखना होगा, उसी की बेस पे आपको जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वापस मिलेंगे। तो जनाब ये था सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द चाइनीज़ टूर और जनाब किस तरह से जो है वो आप इसमें इंगेज हो सकते हैं, किस तरह से जो है जनाब आप सिलेक्ट हो सकते हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया। उसके बाद जनाब मैं आपको बताता हूँ कि अगरचे ये टूर आपका फुली फंडेड है, चाइना जनाब इस पर स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आपके पैसे भी लगते हैं। वो क्यों लगते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इसमें बताता हूँ ताकि जो है वो आपको पहले से पता हो कि आपको जनाब कितने पैसे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो जनाब सबसे पहला जो खर्चा आपका होता है वो होता है जनाब पासपोर्ट पे। सही हो गया, सबसे पहला खर्चा आपका होगा पासपोर्ट पे। उसके बाद जनाब जो दूसरा खर्चा होता है वो होता है जनाब जो आपने जाके IBCC के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है पर डॉक्यूमेंट। आपको जिस समय मैंने बताया कि अभी जो फीस चल रही है वो 3,000 रुपये चल रही है, जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा वहाँ पे। उसकी सारी जनाब वेरिफिकेशन के बाद आपको फिर मोफा से वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है और उसकी जनाब अपनी फीस है, टिकट्स की अलग है। उसके अलावा जनाब डॉक्यूमेंटेशन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जो जनाब वेरिफिकेशन है उसकी फीस अलग है। सही हो गया। उसके अलावा जनाब जो आपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है पुलिस का उसके जनाब पैसे अलग हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आपको आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है। डॉक्यूमेंट्स में जनाब एक चीज़ जो रह गई थी वो बैंक स्टेटमेंट थी। वो बैंक स्टेटमेंट जनाब आपकी भी हो सकती है या आपके किसी ब्लड रिलेशन की हो सकती है। ठीक हो गया। आपको एक ना एक जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। उसके अलावा जनाब जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो होता है जनाब आपके टिकट पे। अगर जनाब एयर हमारा टूर है तो जनाब हमारे जो पैसे लगेंगे इस टाइम जो टिकट है चाइना का वो 3 से 3.25 लाख रुपए का है। सही हो गया। लेकिन अगर मैं अपने टूर की बात करूँ तो हमारा जो टूर है वो बाय रोड है और बाय रोड जो टिकट की बात अगर मैं करूँ तो रिटर्न टिकट जो है वो इस टाइम 60 से 70 हज़ार रुपये के दरमियान में है। ठीक हो गया। ये 60-70 हज़ार सिर्फ टिकट का। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया पासपोर्ट की और डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की फीस जो है वो बिल्कुल अलहदा है। उसके बाद जो खर्चा होता है वो होता है जनाब आपका फिर गैरी ऑफिस में। गैरी ऑफिस में जिस तरह मैंने आपको बताया 13,300 रुपया अभी तक की जो फीस है, अभी तक की मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कोई पता नहीं है कब बढ़ जाए कब ना बढ़े। सही है। तो अभी तक की जो फीस है वो 13,300 रुपया है। तो ये सारा जनाब आपका जो है वो खर्चा हो जाएगा। लाइक टोटली एक बच्चे का जो खर्चा है वो तकरीबन लाख से लेकर 1.25 लाख के दरमियान में जनाब हो जाएगा। लाख से 1.25 लाख कब है? जब आपका टूर बाय रोड है। अगर जनाब आपका टूर बाय एयर है और आपने जनाब बाय एयर जाना तो आपका जो खर्चा है सीधा 3 लाख रुपए तो टिकट का, बाकी जो है वो अलहदा हो जाएगा। बेसिकली ये जो सारा खर्चा होता है ये होता है वो उस प्रोसेस का जो कि हमने पाकिस्तान में करना होता है। फुली फंडेड ये किस तरह से कहलाता है? जब हम चाइना बॉर्डर से एंटर हो जाते हैं चाइना में, उसके बाद जो 14 दिन हमने वहाँ पे स्पेंड करने हैं ना वो टोटली फ्री हैं। हमारा रहना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा घूमना, हमारा फिरना, वो हर चीज़ फ्री है। लेकिन पाकिस्तान में जितनी प्रोसेसिंग होनी है, पाकिस्तान में जितना प्रोसेस होना है, या पाकिस्तान में हमने जो एक आधा दिन स्पेंड करना है सफ़र का, उसमें जितना खर्चा होना है वो सारा हमारा होगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया अभी तक जो है टिल डेट वो जनाब लाख से 1.25 लाख रुपया है। लेकिन जैसे ही आप चाइना में एंटर कर जाते हैं तो वो जो टूर है वो सारा आपको वहाँ से फ्री हो जाएगा। किस तरह से जनाब कि जितना चाइना में खर्चा होना 14 दिन का, 14 से 15 दिन का, वो जनाब आपका ज़ीरो होना है। क्योंकि वहाँ पे रहना पीना रहायश वगैरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया वो सारा कुछ ज़ीरो है। आपको हर चीज़ फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो बाकी जनाब जिस तरह माशाल्लाह मैं ये टूर अचीव कर चुका हूँ, जो भी चीज़ें मुझे यहाँ से सीखने का मौका मिलेगा और जो चीज़ें मुझे नहीं पता चलती जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी बताता जाऊँगा ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि जनाब क्या कुछ जो है वो चेंजिंग्स आ रही हैं या क्या कुछ जो है आपको करना पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह जब हम चाइना चले जाएंगे तो आपको जो है एक नई तरह के नए तर्ज के व्लॉग देखने को मिलेंगे जनाब, प्योर चाइनीज़ के जनाब। कभी हम आपको मार्केट दिखाएंगे, कभी हम आपको जनाब चाइना की जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाएंगे, उनकी खूबसूरत मोनूमेंट्स दिखाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ दिखाएंगे, उनके हॉस्टल्स दिखाएंगे। वो सारी जो वो बाहरें ही अलहदा हो जाती हैं। जनाब ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जनाब अगर इससे मुतालिक आपको कोई भी सवाल हो तो आप जनाब कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं आपको लाजमी दूंगा। और यहीं पे करते हैं फिर आज के व्लॉग को एंड। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब।
दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।